फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में। तो विस्कोसिटी हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम बता चुके थे, इंट्रोड्यूस कर चुका था मैं कि विस्कोसिटी होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो प्रैक्टिकली तो विस्कोसिटी का मतलब केवल गाढ़ेपन पलदेपन से होता है, और जब हम थ्योरेटिकली ज्ञात करते हैं तो उसमें एक कॉफिशेंट आता है, उस कॉफिशेंट को ही बोल दिया जाता है धीरे धीरे विस्कोसिटी, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो हम पढ़ते हैं म्यू जो पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल चीज नहीं है, वो प्रैक्टिकल चीज को दर्शाने का एक तरीका है, रिप्रेजेंटेशन है केवल। ठीक है, कि गाढ़ेपन को कितना गाढ़ा है कितना पतला है कैसे दिखाएं, तो पॉइज से दिखाते हैं। पॉइज क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसी को हम शॉर्ट में विस्कोसिटी बोलते हैं। सेकंड जो है हमारी वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक में आपको बता चुका था, सेकंड में आपको बताता हूं कौन सी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसके बारे में मैंने आपको हल्का सा बताया था। क्या बताया था कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। एक्चुअल में होता क्या था, जब हम कोई भी कोरिलेशन बनाते थे या कोई भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो उसमें एक टर्म बार बार आ रही थी, कौन सी, म्यू बाय रो। म्यू क्या होता है, विस्कोसिटी, कौन सी, डायनामिक या कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ये फिक्स है, हर एक लिक्विड के लिए फिक्स है। ये भाई इस लिक्विड के लिए इतना है, इस लिक्विड के लिए इतना है, तो ये फिक्स चीज है। ऐसे ही डेंसिटी फिक्स चीज है, ये दोनों ही चीजें फिक्स है। तो इन दोनों टर्म को हमने एक सिंगल टर्म के द्वारा डिनोट कर दिया, न्यू। ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं ग्रीक का न्यू बोलते हैं। ये होता है म्यू और ये क्या है, न्यू है, न्यू। ठीक, तो न्यू के द्वारा अपन इसको डिनोट करते हैं। तो ये जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो क्या है ये कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई तरीका है कि हम इक्वेशंस को सिंपल करने के लिए डायनामिक विस्कोसिटी में किसका भाग देते हैं, डेंसिटी का भाग देते हैं। और ये हम डेंसिटी का भाग देते हैं, जो हमें टर्म प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को काइनेमेटिक क्यों बोला गया है, इसके आगे काइनेमेटिक वर्ड क्यों आया भैया, आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर आप देखो। आप चलो मैं इसकी यूनिट निकालता हूं, न्यू बराबर म्यू अपॉन रो। म्यू क्या होता है, ये होता है हमारा विस्कोसिटी, तो इसकी क्या होती है यूनिट, पास्कल सेकंड। मैंने आपको बताया था कैसे याद रखेंगे, न्यूटन पर मीटर, ऐसे नहीं करेंगे, पास्कल सेकंड, से आप कभी गलती नहीं करोगे। डेंसिटी क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड अपॉन किलोग्राम पर मीटर क्यूब को मैं ऊपर भेज देता हूं। ठीक है, अब आप देखिए, तो ये न्यूटन को मैं चेंज करूंगा, न्यूटन कैसे करोगे, F बराबर एम ए से, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड इंटू मीटर क्यूब अपॉन में मीटर स्क्वायर, ये वाला मीटर स्क्वायर है ये, इंटू किलोग्राम। तो देखो भाई, ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ का 1 मीटर बचा, यहाँ का 1 मीटर बचा, तो मतलब मीटर स्क्वायर बच रहा है ऊपर। 1 सेकंड से सेकंड का ये कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, क्या बचा ऊपर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड बचा। मतलब ये जो न्यू है इसकी यूनिट क्या आई, इसकी यूनिट आई मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इससे आपको क्या समझ में आया, अगर मैं इसके डायमेंशन निकालता हूं m0L2T-1, कि भाई इसके अंदर मास नहीं है, m0 मास नहीं है, किसी चीज के पास मास नहीं है ना, तो मतलब उसके पास वेट ही नहीं है। क्योंकि वेट क्या होता है भाई, वेट होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जब मास ही नहीं है, ये जीरो है, तो वेट भी जीरो हो गया। वेट नहीं है इसका मतलब उस चीज में फोर्स नहीं है। तो जिस चीज में फोर्स नहीं होता उसे बोलते हैं काइनेमेटिक्स, और जिसमें आप फोर्स को कंसीडर करते हो वो डायनामिक होता है। तो देखो मैंने आपको ये चीज, तो मैंने आपको डे फर्स्ट पहले ही चार्ट में बता दिया था कि फ्लूइड डायनामिक, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, उसमें लिखा भी हुआ है मैंने साफ साफ कि इसमें फोर्सेज को कंसीडर करते हैं विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेज, विद कंसीडरिंग फोर्सेज। जिसमें फोर्स को कंसीडर नहीं करते उसे काइनेमेटिक्स बोलते हैं। इस टर्म के अंदर मतलब फोर्स नहीं आता है, मास नहीं आता है, तो फोर्स भी नहीं आता, तो फोर्स नहीं आता, इसलिए हम इसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको मोटा मोटा क्या समझ में आया कि भाई कुछ नहीं, डायनामिक विस्कोसिटी में मतलब सिंपली इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, इक्वेशंस को, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम डायनामिक विस्कोसिटी में डेंसिटी का भाग देते हैं और इसे एक टर्म के द्वारा दर्शाया जाता है। उस टर्म में क्या है, डायनामिक फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं होते, और इस टर्म को न्यू के नाम से जाना जाता है, मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी के नाम से जाना जाता है। इतनी सी बात है बस। तो कोई आपसे पूछे कि प्रैक्टिकली काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है क्या, कुछ भी नहीं होती।
प्रैक्टिकली होती नहीं है, केवल थ्योरेटिकल चीज़ चल रही है, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में आपको लिखता हूँ। और क्यों होती है काइनेमेटिक, कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कि भैया जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है ना, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक, उसके अंदर फोर्स मास नहीं आता है, मास नहीं आता है, मतलब उसमें वेट नहीं आता, वेट नहीं आता मतलब उसके अंदर किसी प्रकार का फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। जिस चीज़ में फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता उसकी स्टडी हम काइनेमेटिक्स में करते हैं। तो मैं इसको लिखता हूं, मैथमेटिक कैलकुलेशन को इजी करने के लिए डायनामिक विस्कोसिटी में डेंसिटी का भाग दिया जाता है, वह इसे एक टर्म द्वारा दर्शाते हैं जिस टर्म में फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता है। इस टर्म को काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है भाई, अब मैं इसे लिखता हूँ, तो क्या डिनोट करते हैं इसको, लिख देता हूँ मैं इसे न्यू। देखो ऐसे होगा, ये तो स्ट्रेट है, ये थोड़ा सा बैंड, इसको मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में न्यू द्वारा डिनोट करते हैं। तो न्यू क्या होगा, म्यू बाय रो। ठीक है, ये हो गई मेरी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब मैं भाई इसका लिखता हूं यूनिट। तो वही अपने सबसे पहले SI, तो SI क्या कैसे निकालूंगा, देखो म्यू की क्या होती है, म्यू की होती है मेरी पास्कल सेकंड, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड अपॉन में डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैं इसको यहीं पे निकाल देता हूँ SI वाली, तो डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्ट में लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड अपॉन में किलोग्राम पर मीटर क्यूब। न्यूटन क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वाला मीटर स्क्वायर, ये जो मीटर स्क्वायर है ये वाला है, क्या आ गया भाई, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी यूनिट में अगर SI लिखूं तो SI यूनिट भी इसकी क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। MKS और SI दोनों एक ही हो जाएंगी, चाहे SI बोलो चाहे MKS बोलो, क्योंकि इसमें फोर्स तो आ ही नहीं रहा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और अगर इसकी CGS बोलें तो CGS होगी इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर मैं इसकी बात करता हूँ डायमेंशन की, m0 L2 T-1। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको, इस पे स्टार लगा लीजिए। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, m0 L2 T-1। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, SI हो चाहे MKS हो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, या सॉरी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, और CGS पे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मैं इसको मिटाता हूँ,
इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे हमने डायनेमिक के बारे में लिखे थे ना, 4-5 नोट लिखे थे, 5-6 नोट लिखे थे, वही अपन यहाँ पर लिखेंगे। मैं इसे मिटाता हूँ, इसके नोट लिखेंगे सारे सारे अपन। तो भाई नोट नंबर 1 क्या है अपना, ये है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को बोला जाता है 1 स्ट्रोक। ठीक है भाई, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को क्या बोलेंगे अपन, 1 स्ट्रोक बोलेंगे। जैसे वहां पर पॉइज था, ऐसे ही यहां पर क्या है, यहां पर आया हमारा स्ट्रोक। तो वो पॉइज भी हमारा सीजीएस सिस्टम में था, ये भी हमारा सीजीएस सिस्टम है। तो सीजीएस सिस्टम में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को 1 स्ट्रोक बोला जाता है। अब मैं रिलेशनशिप देखना चाहता हूं एमकेएस और सीजीएस पे, कि भाई तो एमकेएस क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। 1 मीटर स्क्वायर को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करो तो क्या करोगे, 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। 100 का स्क्वायर मतलब 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये देखो, ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड क्या होता है हमारा, स्ट्रोक होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड बराबर 10⁴ स्ट्रोक। ठीक है, तो कभी भी आपको स्ट्रोक को इसमें कन्वर्ट करना हो या इसको स्ट्रोक में, तो इस तरह से करेंगे अपन। तीसरा है हमारा, तीसरा क्या है, वो है कि जो हमारा न्यू होता है किसका, एयर का, लगभग बराबर 10 से 15 गुना न्यू ऑफ वाटर। मतलब अब देखो, आप पहले हमने पढ़ा था कि पानी की जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है वो कितनी होती है, पानी की डायनेमिक विस्कोसिटी एयर के 50 से 55 गुना के बराबर होती है। एयर के 50 से 55 गुना के बराबर, यही तो पढ़ा था हमने, बिल्कुल सही पढ़ा था भैया। ये डायनेमिक विस्कोसिटी की बात हो रही थी। ये तो डायनेमिक किसकी ज़्यादा थी, पानी ज़्यादा गाढ़ा होता है, एयर तो बिल्कुल हल्की होती है, पतली होती है, पानी गाढ़ा होता है। और अगर बात करते हैं हम, अब देखो डायनेमिक क्या होती है, डायनेमिक निकालोगे तो इसमें आपको भाग देना पड़ेगा किसका, डेंसिटी ऑफ वाटर का, डेंसिटी ऑफ एयर का। जब आप इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर का भाग दोगे तो म्यू बाय रो क्या हो गया, न्यू ऑफ वाटर, और ये क्या हो गया मेरा, म्यू एयर अपॉन रो एयर, ये हो गया मेरा न्यू ऑफ एयर। आप सोचो डेंसिटी किसकी ज़्यादा आई है, किसकी ज़्यादा आई है, डेंसिटी ज़्यादा होती है पानी की। तो जब इसमें ज़्यादा का भाग जाएगा तो ये वाली वैल्यू कम आएगी, इसमें कम का भाग देंगे तो ज़्यादा आएगी। इसलिए एयर जो होती है, एयर की जो हमारी काइनेमेटिक है वो ज़्यादा होती है पानी से, पानी की डायनेमिक ज़्यादा होगी। भाई देखो ना, आप इसमें 1000 का भाग दोगे, इसमें दोगे 1.2 का भाग, में लिखवाया हुआ है डेंसिटी के बारे में। जब आप इसमें 1.2 का कम का भाग दोगे तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी, मतलब ये ज़्यादा आएगी और ये वाली वैल्यू कम आएगी। तो ये ज़्यादा होता है और ये कम होता है। कितना ज़्यादा होता है, 10 से 15 गुना होता है पानी की। तो आपसे पूछा जाए कि डायनेमिक विस्कोसिटी, हमारे पानी की डायनेमिक विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एयर की, तो भैया पानी की ज़्यादा होती है। आपसे पूछा जाए कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होती है, पानी की या फिर एयर की, तब हम कहेंगे कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो हमारे एयर की ज़्यादा होती है। कितनी, 10 से 15 गुना। मैंने बता दिया आपको कैसे है ये, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा नोट है, आप इसको उतारो इन तीनों को। मैं अब आपको प्रेशर और टेम्परेचर का प्रभाव बताता हूँ इस पर, मैं इसे मिटाता हूँ। 5वां नोट, चौथा नोट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक टेबल के रूप में बताऊंगा उसको, चाहे आप टेबल को नोट के बाद लिख लेना है कैसे भी। देखो मैं आपको काइनेमेटिक, मैंने आपको डेंसिटी के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि लिक्विड की डेंसिटी पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था गैस की डेंसिटी पर, गैस की डेंसिटी पर प्रेशर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही मैं अब आपको मैंने आपको बताया था डायनेमिक विस्कोसिटी पर गैस और लिक्विड की डायनेमिक विस्कोसिटी पर टेम्परेचर प्रेशर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं क्या कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको काइनेमेटिक अपने आप याद हो जाएगी अगर आपको किसके प्रभाव पता है, डेंसिटी और विस्कोसिटी के, दोनों के प्रभाव पड़ चुके हो। तो आपको मालूम है न्यू कैसे आता है, म्यू बाय रो। तो आप केवल प्रेशर की वो देखो कि प्रेशर का प्रभाव क्या पड़ता है इस पे,
विस्कोसिटी पे, प्रेशर का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन दोनों के प्रभाव को देखो, इसका प्रभाव अपने आप आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मैं टेबल बना के समझाता हूँ आपको, 2 मिनट में याद कर लोगे आप, नहीं तो इनके कम से कम नहीं तो 8 स्टेटमेंट बनते हैं, याद करते करते परेशान हो जाओगे। तो मैं आपको ये टेबल के रूप में याद कराना चाहूंगा। ये तो है अपने क्या, नीचे वाली चीज है अपनी प्रॉपर्टी, और ये है जी इफेक्ट। ठीक, किस किस के इफेक्ट पड़ेंगे अपन, केवल 2 चीजों के, एक तो प्रेशर और एक टेम्परेचर। अब डायनेमिक विस्कोसिटी हमारे एक तो लिक्विड की और एक गैस की, 2 तो ये हो गए। ऐसी सेकंड हम देखते हैं डेंसिटी, लिक्विड गैस, लिक्विड गैस, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, किसकी, लिक्विड की और फिर गैस की। भाई मैं तो इतनी सी बात जानता हूं, मुझे केवल क्या पता करना है, मुझे ये पता करना है, जैसे मैंने डेंसिटी के बारे में आपको स्टेटमेंट लिखवाए थे प्रॉपर्टीज में, कि जो हमारे लिक्विड की डेंसिटी होती है उस पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का प्रभाव नगण्य पड़ता है, मतलब नहीं पड़ता है। ऐसे मैंने आपको गैस के बारे में बताया था कि गैस की डेंसिटी पर, उसको हमने P बराबर रो आर टी इक्वेशन से देखा था कि गैस की डेंसिटी प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि समानुपाती है। टेम्परेचर नीचे आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हटके, और गैस की डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है। तो डेंसिटी पर टेम्परेचर प्रेशर दोनों के प्रभाव बताए थे। ऐसे ही मैंने आपको डायनेमिक विस्कोसिटी के बताए थे। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ काइनेमेटिक के। तो काइनेमेटिक के अपन कैसे याद करेंगे, इसमें डायनेमिक विस्कोसिटी का जो प्रभाव है भाई, जो भी बढ़ रही है घट रही है, काइनेमेटिक क्या होता है हमारा, डायनेमिक अपॉन में डेंसिटी। इसीलिए मैंने देखो किस क्रम में लिखा है, डायनेमिक फिर डेंसिटी, डायनेमिक अपॉन डेंसिटी बराबर काइनेमेटिक। तो अब देखते हैं अपन, इसलिए तो इन दोनों को मैं यहां पर लिखता हूं। तो आपको मालूम है इन दोनों का, तो पहले से ही इन दोनों को मालूम है। डायनेमिक विस्कोसिटी, लिक्विड की डायनेमिक विस्कोसिटी पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गैस की डायनेमिक विस्कोसिटी पर भी प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने लिखवाया हुआ है, देख लेना आप, जो मैंने डायनेमिक विस्कोसिटी लिखवाई उसमें नोट नंबर 5 है मेरा, ये देख लेना कि लिक्विड और गैस की डायनेमिक विस्कोसिटी पर प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता, ये लिखवाया हुआ है। और मैंने टेम्परेचर का लिखवाया हुआ है, टेम्परेचर का मेरा लास्ट नोट है 6th, क्या लिखवाया हुआ है कि लिक्विड की जो डेंसिटी विस्कोसिटी होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है, क्यों, बॉन्ड टूट जाते हैं, और गैस की बढ़ती है क्यों, क्योंकि रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मैंने लिखवाया हुआ है आपको। ठीक है, अब मैं डेंसिटी की बात करता हूं। तो लिक्विड की डेंसिटी प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और लिक्विड की डेंसिटी पर टेम्परेचर का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन गैस की डेंसिटी पर प्रेशर का प्रभाव पड़ता है क्या, बिल्कुल पड़ता है। प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये मैं लिख देता हूं, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो ये आप कैसे समझोगे, देखो मैं केवल समझाने के लिए, कभी आप भूल जाओ, याद कराने के लिए टेबल बनाई है, अदरवाइज मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेटमेंट लिखवा देता, बिल्कुल तरीके समझ में आएगा। तो लिक्विड की जो डेंसिटी है प्रेशर बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही पढ़ेंगे, लिक्विड की डायनेमिक विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है और गैस की टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है, ऐसे लिखेंगे अपन। तो गैस की बात कर रहा था मैं, प्रेशर तो बता दिया, टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है। अब हम देखते हैं, अब आपको किसकी काइनेमेटिक, ये तो अपन लिख चुके हैं पहले स्टेटमेंट्स नोट के रूप में, काइनेमेटिक देखनी है मेरे को। तो काइनेमेटिक में कैसे देखूंगा कि लिक्विड की जो मेरी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, देखो क्या होती है मेरी, ये है
न्यू बराबर म्यू बाय रो। तो अब म्यू देखो, लिक्विड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगी, ये तो क्या हो रहा है लिक्विड का, देखो आप लिक्विड का ये जो डायनेमिक विस्कोसिटी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और डेंसिटी पर, प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, मतलब ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, नीचे भी नहीं पड़ रहा, मतलब इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, कि जो हमारे लिक्विड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है प्रेशर बढ़ाने पर प्रभावित नहीं होती। आ गया कि नहीं आ गया, किससे आया, इससे आ गया, ये ऐसे लिखेंगे हम। ऐसे अगला समझो, जिनको ये समझ में नहीं आया उससे अगला देखो। मैं देखना चाह रहा हूँ लिक्विड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर टेम्परेचर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैं क्या देखूंगा, मैं तो केवल लिक्विड की क्या देखूंगा, डायनेमिक पर क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का, और डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने देखा टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड की डायनेमिक विस्कोसिटी घटती है, क्या होती है, घटती है, घटता हुआ दिखा दिया मैंने। और क्या हो रहा है, जो डेंसिटी है, डेंसिटी लिक्विड की, उस पर टेम्परेचर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो आप देखो जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो ऊपर वाली वैल्यू तो क्या हो रही है, घट रही है, नीचे वाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ये घट रही है। भाई ऊपर वाली घट रही है, नीचे वाली वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ये घट ही तो रहा है, पूरी वैल्यू घट रही है, मतलब जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है लिक्विड की वो टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर मैं डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट लिख देता आप समझ ही नहीं पाते। अब अपन देखते हैं गैस की, तो गैस का भी ऐसे देखेंगे। अब की बार अपन गैस का देखेंगे। प्रेशर बढ़ाने पर गैस की काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैं देखता हूं प्रेशर बढ़ाने पर डायनेमिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेशर बढ़ाने पर गैस की डेंसिटी बढ़ती है। तो अब आप मुझे बताओ ऊपर वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा, नीचे वाली बढ़ रही है, तो ये क्या होगा, घटेगा। क्या हो जाएगा भाई, घटेगा। जब इसमें कोई प्रभाव पड़ नहीं, नीचे वाली वैल्यू का आप बढ़ाओगे तो ऊपर क्या होगा, 10 में आप अगर 2 का भाग दोगे तो 5 आएगा, और 5 का दोगे तो 2 आएगा, मतलब ज़्यादा का भाग देने पर घट रहा है, इसलिए मैंने इसको ये लिख दिया, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब हम देखते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें आप लोग अपना दिमाग भी लगाएंगे कि क्या लिखवाया है मैंने, क्यों लिखवाया है ऐसा। तो ये है न्यू बराबर म्यू बाय रो। ये क्या कहता है कि अब आप देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की जो डायनेमिक विस्कोसिटी वो तो बढ़ रही है, और डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी क्या हो रही है भाई, इसकी डेंसिटी इसकी घट रही है। अब क्या होगा, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊपर वाली चीज बढ़ रही है, नीचे वाली घट रही है, अब क्या हो गया, समझ ही नहीं आया भाई। आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो ना, इसको तो 10 मान लो, इसको 5 मान लो, इसको 10 मान लो, 5 मान लो, पहले तो ये मानो, इसको छोड़ो, कितने आ रही वैल्यू, ये आ गई मेरी 2 आ गई। अब इसको तो आप बढ़ा दो, मतलब ये तो बढ़ रही है ऊपर वाली, 10 से आप क्या मान लिया आपने, 15 मान लिया, नीचे वाली को घटा लो, इसको 3 मान लो, कितना आ गया 5। क्या हो रहा है बताओ मेरे को, 2 से ये बढ़ गया। और सिंपल सी बात है, ये ऊपर वाली वैल्यू बढ़ रही है, नीचे वाली घट रही है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, और देखो न्यूमेरिकली बढ़ रही है। तो मैं इसको क्या, लेकिन कैसी बढ़ रही है, ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ज्यादा तेजी को मैं डबल एरो से दिखा रहा हूं, मतलब बहुत तेज बढ़ेगी, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत जल्दी इंक्रीज होती है। तो अब मैं काइनेमेटिक के आपको केवल ये स्टेटमेंट लिखवाऊंगा कि लिक्विड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है। और गैस की काइनेमेटिक विस्कोसिटी प्रेशर बढ़ाने पर घटती है और टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। ये स्टेटमेंट अपन किस में लिखेंगे, देखो मैं बताऊं वैसे लिखना है। 3 नोट हो गए थे ना, चौथा नोट के रूप में ये स्टेटमेंट लिखेंगे, 5वें के रूप में ये, उसके बाद में आप टेबल बनाना, जिससे आपके नोट्स प्रॉपर बनेंगे। तो मैं आपको लिख देता हूं, जो आपके चौथे और 5वें नोट हैं वो मैं आपको साइड में लिख देता हूं, उन दोनों नोट के बाद में आप इसको लिखोगे। मैं यहां लिख देता हूं भाई चौथा नोट। चौथा नोट क्या है अपना, लिक्विड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता,
वह यह टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है। ऐसे में लिखता हूं अब गैस के बारे में। गैस की काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर विस्कोसिटी प्रेशर बढ़ाने पर घटती है, वह टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। यह आपके नोटों के चौथे पांचवे कैसे आए वो मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूं। अब आप इसको टेबल के रूप में बता। अगर वहां पर आपको याद नहीं आया, जैसे आपको स्टेटमेंट पूछ लिया, मान लो ये टेबल मैंने किस लिए बनाई है, एग्जाम हॉल में अगर आपको स्टेटमेंट दे दिया कि गैस की काइनेमेटिक विस्कोसिटी प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती है या घटती है या कांस्टेंट रहती है, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या करोगे? आपको याद ही नहीं आ रहा क्या स्टेटमेंट था, बढ़ती थी घटती थी, कुछ नहीं, तुरंत आपने क्या किया, न्यू बराबर म्यू बाय रो। तो भाई म्यू जो होता है गैस का, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता था घटता था, हमको पता है बढ़ता था ड्यू टू रैंडम मूवमेंट। और डेंसिटी क्या होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, इसकी घटती थी। तो मुझे तुरंत याद आ गया गैस की जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है बढ़ेगी। तुरंत याद होगा कि नहीं होगा? तो ये टेबल पूरी याद करने के लिए नहीं है, स्टेटमेंट किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए उसके लिए मैंने ये बनाई। आप इसको उतार लेंगे, पहले चौथा नोट फिर पांचवा, उसके बाद में टेबल। अब मैं आपको बताता हूँ विस्कोसिटी जो हमारा टॉपिक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ भाई। विस्कोसिटी जो हमारा टॉपिक है, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो उनको मैं यहीं पर उतार देता हूं जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ध्यान रखना, ये जो प्रॉपर्टी चली है ना विस्कोसिटी, इस प्रॉपर्टी का ही पार्ट है न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो वो मैं आपको बताता हूं क्या होते हैं न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, क्या होते हैं। इसमें आप सब हेडिंग डालेंगे, क्या है न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। पहला लिखते हैं अपन न्यूटोनियन फ्लूइड, इसके बारे में लिखते हैं। ये कौन से फ्लूइड होते हैं? अरे भाई न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन के नियम का पालन करते हैं। कौन से नियम का? न्यूटन गति का नहीं, न्यूटन के विस्कोसिटी नियम का, जो हम पढ़ चुके हैं। तो जो फ्लूइड न्यूटन के विस्कोसिटी रूल लॉ का फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, उनको बोलते हैं न्यूटन फ्लूइड। जैसे हमारा पानी हुआ, कैरोसिन, ग्लिसरीन, ये हमारे न्यूटन फ्लूइड होते हैं। मतलब जिन फ्लूइड के अंदर जो स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके, du/dy के। मतलब उनकी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसी लाइन बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट। और इस लाइन की जो स्लोप होती है थीटा, वो किसके बराबर होगी हमारे भाई, ये जो आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो ये लगाते हो आप, और ये क्या होता है हमारा du/dy। तो ये था हमारा तो न्यूटोनियन du/dy, और जो हमारा शियर स्ट्रेस, उन दोनों के बीच में कैसी कर्व बनेगी, स्ट्रेट कर्व बनेगी। और उसकी स्लोप क्या होगी हमारी, म्यू के बराबर होगी, क्योंकि स्लोप ही तो होती है हमारी रेट, du/dy रेट, ठीक है ना। तो न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से होते हैं? वो फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन के नियम का पालन करते हैं। मतलब जिन फ्लूइड में शियर स्ट्रेस, एंगुलर ये जो विस्कोसिटी है, ठीक है, एंगुलर डिफॉर्मेशन है उसके, या फिर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होते हैं, वो वाले फ्लूइड हमारे न्यूटन कहलाते हैं। और जो इस रूल को फॉलो नहीं करते वो हमारे नॉन न्यूटन कहलाते हैं। उनके बारे में भी लिखेंगे। तो पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। वो फ्लूइड जो न्यूटन के विस्कोसिटी नियम को फॉलो करते हैं, उन्हें
न्यूटोनियन फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है भाई, उन्हें न्यूटोनियन फ्लूइड कहा जाता है। इन फ्लूइड में shear stress, comma, rate of shear strain के समानुपाती होता है, जिससे इन दोनों के बीच बना ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। इसकी स्लोप म्यू के बराबर, मतलब इनके अंदर क्या होगा, इन वाले में टू समानुपाती डी अपॉन डी वाई, ये होता है इन फ्लूइड के अंदर। और इनका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर हमें डी यू अपॉन डी वाई और टो के बीच में ग्राफ बनाओ तो स्ट्रेट कर्व बनेगा, और उसकी स्लोप क्या कहलाएगी हमारी, थीटा, वो म्यू के बराबर होगी। तो इतनी सी बात थी। ये थे हमारे कौन से, ये थे हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड। और न्यूटन फ्लूइड का अगर एग्जांपल बताऊं मैं, तो कौन कौन से होते हैं हमारे, वाटर, ग्लिसरीन, कैरोसिन इत्यादि। तो भाई ये थे हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड। तो इनकी इक्वेशन अगर बोली जाए तो टो बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो इनकी इक्वेशन क्या होती है हमारी, टो बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई। आप पढ़ चुके हो, यही तो होता है न्यूटन का नियम। अब मैं आपको बताऊँ नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटन मतलब जिनमें ये वाली इक्वेशन, जो मतलब जिन फ्लूइड में जो न्यूटन के नियम का पालन नहीं करते, मतलब जिनमें टो इसके सीधे समानुपाती नहीं है। सीधे समानुपाती नहीं है तो कर्व ऐसी नहीं बनेगी, टो और डी ओपन डी वाई के बीच में कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। कैसी बनेगी, यहां से बनी है, देखो ये तो ओरिजिन से स्टार्ट थी, ये यहां से स्टार्ट है, या फिर ऐसी है कर्व, या फिर ऐसी है कर्व, या फिर ऊपर से कर्व कैसी है, ऐसी है, या ऊपर से ऐसी। इन पांचों में से कोई सी हो सकती है, लेकिन स्ट्रेट नहीं होगी। तो ये होते हैं हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो उनकी इक्वेशन कैसी होगी, उनकी इक्वेशन ये होगी कि टो बराबर म्यू डी ओपन डी वाई। नहीं, वहां पर स्ट्रेट लाइन तो आएगी नहीं, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो वहां पर जो इक्वेशन होती है क्या होती है, टो बराबर ए डी यू अपॉन डी वाई की होल पावर एन प्लस में बी। कुछ इस तरह की इक्वेशन बनती है। शियर स्ट्रेस और इनके बीच में ऐसी इक्वेशन बनती है। यहां पर ए जो होता है उसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स, एन जो होता है वो होता है फ्लूइड बिहेवियर इंडेक्स, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, और बी होता है कांस्टेंट। ये होते हैं हमारे अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग। टूथपेस्ट जो होता है फ्लूइड उसके लिए अलग होती है, जैम के लिए अलग होती है, ए बी और एन की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। मैं आपको जब नॉन न्यूटोनियन का चार्ट बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको लिख दूंगा कि इनके लिए इनकी वैल्यू कम होगी, तो मतलब भाई घात चल रही है एक पावर। हो सकता है टो जो है डी ओपन डी वाई की स्क्वायर के समानुपाती, हो सकता है क्यूब के समानुपाती, हो सकता है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो। तो ये तीनों एक तरह से कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट है, कुछ भी हो, चाहे ए एन बी की कोई भी वैल्यू हो, कुल मिला के बात है वो वैल्यू ऐसी नहीं है, इसलिए कौन से वो नॉन न्यूटोनियन। मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं नॉन न्यूटोनियन के बारे में लिखता हूं। बी लिखता हूं मैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब देखो मैं तो इसमें मेरा काम तो कम में ही चल जाएगा, तो मेरे पास तो बोर्ड है। क्या है, वो फ्लूइड जो न्यूटन के विस्कोसिटी नियम को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहा जाता है। इन फ्लूइड में शियर स्ट्रेस रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के समानुपाती होता है कि नहीं होता है, सीधा समानुपाती नहीं होता, सीधा
समानुपाती नहीं होता है। ठीक है ना। तो इनकी इक्वेशन क्या कैसी बनेगी, इनके ग्राफ कैसे बनेंगे वो तो ग्राफ में सबके बाद में बताऊंगा। इनकी इक्वेशन होती है टो बराबर ए डी यू अपॉन डी वाई की होल पावर n प्लस में b। इनके बारे में लिख देता हूँ। ए होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, n होता है फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, b होता है कांस्टेंट। इनकी वैल्यू अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग होती है। अब बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा सर इसका ग्राफ क्या बनेगा, है इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा। अरे भैया बिल्कुल नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन तो तब होता जब ये इसके सीधा समानुपाती होता। सीधा का मतलब क्या है, इसकी कोई पावर वगैरह नहीं आती। अब हमें यही नहीं मालूम, ये तो n लिख रहा है। n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2.5 कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये मालूम ही नहीं है। और ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि भाई अलग अलग फ्लूइड के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। इन तीनों की ही वैल्यू अलग अलग होगी। वो सारे फ्लूइड हमारे क्या होंगे, नॉन न्यूटोनियन। और उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा तो कैसा बनेगा, कुछों का तो यहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे से नहीं ऊपर से स्टार्ट होगा। और कुछों का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कर्व बनेगा ऊपर की तरफ, कुछों का ऐसा बनेगा। और कुछों का कैसा बनेगा, ऊपर से यू कर्व, और कुछों का बनेगा ऊपर से थोड़ी सी मतलब यहाँ से ऐसा कर्व। तो कितने ग्राफ बन गए, 5 ग्राफ बन गए। इन पांचों ग्राफ को मैं एक सिंगल ग्राफ के रूप में दिखा दूंगा। वहां पर मैं लिख भी दूंगा कि इन फ्लूइड को क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं। क्योंकि नॉन न्यूटन के भी 5 अपने डिवीजन है, 3 डिवीजन है टोटल, 3 बार क्लासीफाई किया गया। कैसे किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ इसके नीचे। तो मैं एक बार वो पूरा फ्लो चार्ट उतार देता हूँ, क्योंकि फ्लो चार्ट उतारूंगा अभी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं उसको मिटा देता हूँ, सॉरी पूरे को उतार देता हूँ, उसको मिटा करके फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है ना। तो ये देखो भाई, मैंने आपको उतार दिया ये कंप्लीट टेबल को। ये चार्ट है अपना, ये अपने नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में बताता है कंप्लीट, कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हमारे कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली नॉन न्यूटन फ्लूइड जो होते हैं हमारे 2 ही डिवीजन होते हैं उसके। एक तो होता है फ्लो डिपेंडेंट फ्लूइड और दूसरा होता है टाइम डिपेंडेंट। ये तीसरा मैंने अपने आप बनाया है आपको बीच में, जिससे कि आपको याद करने में सुविधा हो। ठीक है ना। तो ये भी टाइप है, लेकिन ये स्ट्रेस डिपेंडेंट नाम का कोई चीज़ नहीं होती, किसी बुक में नहीं है। ये मैंने केवल याद करने के तरीके से मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो फ्लो डिपेंडेंट कौन से होते हैं, तो नॉन न्यूटन फ्लूइड के बारे में हम देख चुके थे। वो फ्लूइड जो न्यूटन के विस्कोसिटी नियम का पालन नहीं करते, मतलब जिनमें टो इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई नहीं होता, मतलब टो इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर n प्लस में b होता है। वहां पर a, n और b की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। तो देखो फ्लो डिपेंडेंट जो होते हैं हमारे, ये कौन से होते हैं, ये वो नॉन न्यूटन फ्लूइड होते हैं जिनकी जो विस्कोसिटी होती है किस पर डिपेंड करती है, फ्लो पर डिपेंड करती है। ठीक है ना। विस्कोसिटी चेंजेस विद फ्लो, कि जैसे जैसे आप फ्लो होता जा रहा है उसका, वो बहता जा रहा है, उसकी विस्कोसिटी चेंज हो रही है। चेंज का मतलब या तो बहने के साथ साथ विस्कोसिटी बढ़ गई, मतलब वो बहता जा रहा है और गाढ़ा हो गया, या फिर वो बहने के साथ साथ वो विस्कोसिटी कम हो गई, मतलब पतला हो गया। जैसे कि अभी आपको एग्जाम्पल बताऊंगा मैं। तो विस्कोसिटी चेंजेस विद फ्लो, वो फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी फ्लो के साथ चेंज होती है, कौन से कहलाते हैं हमारे, वो कहलाते हैं फ्लो डिपेंडेंट। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शिडियोप्लास्टिक और एक डायलेटेंट। भाई फ्लो के साथ अगर विस्कोसिटी या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी। अगर फ्लो के साथ साथ विस्कोसिटी जो है घट रही है तब तो कहलाते हैं हमारे शिडियोप्लास्टिक। इनका दूसरा नाम है शियर थिनिंग। देखो भाई, अगर विस्कोसिटी फ्लो के साथ साथ घट रही है तब तो कहलाएगा शिडियोप्लास्टिक, या इसको बोलते हैं शियर थिनिंग। शियर थिनिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे फ्लो होता है इनमें शियर स्ट्रेसेस रिड्यूस होते जाते हैं। इसका मतलब क्या है, विस्कोसिटी कम हो गई। विस्कोसिटी कम का मतलब क्या है, पतले हो गए। जैसे कि आपने कभी गौर किया हो कि जो हमारे दूध वाला आता है तो उसकी टंकी पर, ठीक है, तो एक वो जैसे लीटर से अपन को दूध देता है, तो या तो उस लीटर पर या टंकी पर कहीं पर भी दूध जो है ऊपर से उसकी बूंद नीचे गिरती है। तो ऊपर से गिरती है बिल्कुल धीरे धीरे, फिर आपने गौर किया हो एकदम से नीचे जाती है।
देखा होगा आपने। तो क्या होता है कि दूध पहले तो क्या है, गाढ़ा था, लेकिन जैसे जैसे उसका फ्लो हुआ वो पतला होता चला गया। पतला हो गया तो मतलब जल्दी से फ्लो हो जाएगा उसका। या फिर आपने देखा होगा ब्लड का, कहीं से भी अपने ब्लड निकलता है, मान लीजिए यहाँ से ब्लड निकला, तो ब्लड की बूंद जो है बहुत गाढ़ी रहती है, तो यूं फ्लो होता है उसका, बहुत धीरे धीरे नीचे जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका फ्लो बढ़ता जाता है एकदम वो पतला हो जाता है और फ्लो तुरंत ब्लड नीचे निकल जाता है। मतलब क्या है, वो धीरे धीरे फ्लो के साथ में उसकी विस्कोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज का मतलब क्या है, कम हो रही है। तो अगर तो उनमें शियर स्ट्रेसेस क्या है, कम होते चले जाते हैं, इसलिए अपन उसको बोलते हैं स्यूडोप्लास्टिक या फिर शियर थिनिंग। ये होते हैं हमारे शियर थिनिंग। तो इनमें क्या होता है भाई, देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये म्यू से लिख दिया मैंने। म्यू का मतलब क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी डिक्रीज विद फ्लो, याद रखने के लिए ये विस्कोसिटी है, दोबारा देख लो आप। म्यू का मतलब क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी डिक्रीज विद फ्लो, कौन से होंगे, स्यूडोप्लास्टिक या शियर थिनिंग, एक ही बात है। और इन वाले फ्लूइड की अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो उस इक्वेशन के अंदर टो बराबर ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन जो थी ना, एन की वैल्यू हमेशा एक से कम रहेगी। मतलब क्या रहेगी, टो बराबर ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर 0.2, 0.3, 0.25, 0.38 कुछ भी हो सकती है, एक से कम रहेगी हमेशा। प्लस में बी, बी क्या है यहाँ पे, 0, मतलब बी होगा ही नहीं। इनकी इक्वेशन ऐसी बनेगी कुछ 0 पॉइंट कुछ में, समझ गए। ये इनकी इक्वेशन बनेगी शियर स्ट्रेस की। तो ये वाले होते हैं हमारे स्यूडोप्लास्टिक, तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा देखो डायलेटेंट। डायलेटेंट कौन से होते हैं, जिनकी फ्लो के साथ में विस्कोसिटी बढ़ जाए, घट जाए वो तो स्यूडोप्लास्टिक, जिनकी बढ़ जाए वो डायलेटेंट। या फिर अब बढ़ने का मतलब क्या, उनमें शियर स्ट्रेसेस बढ़ेंगे। बढ़ेंगे मतलब कौन से होंगे, शियर थिकनिंग। थिकनिंग का मतलब मोटा होना, बढ़ना। इनमें क्या होता है, विस्कोसिटी इंक्रीज विद फ्लो, ठीक है ना। तो इनकी इक्वेशन कैसी बनेगी, इनकी सेम ऐसी बनेगी, बस एन की वैल्यू एक से ज्यादा रहेगी, बी की वैल्यू इसमें भी ज्यादा है। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है हमारे, जैसे हमारा शहद हुआ आपने देखा होगा कि जो हमारा शहद होता है, उस शहद को आप क्या करोगे, आपने एक चम्मच ली, चम्मच से आप यूं कर रहे हो, तो स्टार्ट में तो आराम से यूं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको और घोल रहे हो तो बहुत ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है घोलने के लिए। क्यों, क्योंकि वो क्या है, फ्लो के साथ साथ गाढ़ा होता जा रहा है, शियर थिकनिंग होती जा रही है। तो ये ऐसे फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे फ्लूइड को अपन बोलते हैं डायलेटेंट फ्लूइड या फिर शियर थिकनिंग फ्लूइड। तो इसके एग्जांपल कौन से, शहद हुआ हमारा, बटर हुआ। बटर भी ऐसा ही होता है कि स्टार्ट में चम्मच आराम से घूम जाती है, फिर धीरे जैसे आप तेज घुमाना चाहोगे बहुत ज़्यादा धीरे हो जाता है, बहुत ज़्यादा धीरे हो जाता है, मतलब वो गाढ़ा हो जाता है। और क्या है, राइस स्टार्च सॉल्यूशन, जैसे हमारे चावल होते हैं, चावल, तो चावल का स्टार्च आप जानते होंगे, जिसे अपन माढ़ा बोलते हैं, कलफ बोलते हैं, ठीक है, वो भी सेम ऐसी चीज़ होती है। फिर आलू का स्टार्च हुआ, तो उसको आप इस तरह से यूं घोलोगे ना, इस तरह से, तो बहुत ज़्यादा आपको दम लगाना होगा धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि वो डायलेटेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं और इनके अंदर शियर स्ट्रेसेस धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं, तो विस्कोसिटी बढ़ती है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं हमारे, हनी, बटर, राइस स्टार्च सॉल्यूशन, सारे किसके एग्जाम्पल हैं, डायलेटेंट या शियर थिकनिंग फ्लूइड के। तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि हमारे फ्लो डिपेंडेंट फ्लूइड कौन कौन से होते हैं। तो फ्लो डिपेंडेंट कौन से होते हैं हमारे, जिनकी विस्कोसिटी चेंजेस विद फ्लो, अगर घट रही है तो उसको बोलते हैं स्यूडोप्लास्टिक, शियर थिनिंग। एग्जाम्पल ब्लड या मिल्क, इनमें एन की वैल्यू लेस देन 1 होती है, बी बराबर 0। सेकंड, अगर बढ़ रही है तो डायलेटेंट या शियर थिकनिंग, विस्कोसिटी इंक्रीज विद फ्लो, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1, बी इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल हनी, बटर, राइस स्टार्च सॉल्यूशन। मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी कि हमें इसमें याद क्या रखना है, इन सब चीज़ों के अंदर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आपको बताता हूँ, ये तो हो गए हमारे विस्कोसिटी चेंजेस विद फ्लो, फ्लो डिपेंडेंट। दूसरा है टाइम डिपेंडेंट, ये भी एक मिनट स्किप करो। एक है टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट का मतलब है वो फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी टाइम पर निर्भर कर रही है। टाइम पर मतलब कैसे, कि फ्लूइड रखा हुआ है किसी डब्बे में, मैंने बंद करके रख दिया, ठीक है, और मैं देख रहा हूं 2 साल बाद क्या है, वो गाढ़ा हो गया, पतला हो गया। अगर वो पतला हो गया, वो फ्लूइड रखा रखा ही, मतलब आपने कुछ नहीं किया, बस टाइम डिपेंडेंट मतलब क्या है, कि टाइम पर निर्भर कर रहा है, कि टाइम के अनुसार जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी विस्कोसिटी चेंज हो रही है। चेंज का मतलब या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है। अगर विस्कोसिटी टाइम के साथ साथ घट रही है तब तो कहलाता है थिक्सोट्रॉपिक। थिक्सोट्रॉपिक। तो मैंने लिख दिया है विस्कोसिटी डिक्रीज विद टाइम, थिक्सोट्रॉपिक कहलाता है। और अगर बढ़ रही है तो कहलाता है रियोपैक्टिक, RHEOPECTIC, रियोपैक्टिक।
विस्कोसिटी इंक्रीज विद टाइम। तो ये बात क्लियर है। तो टाइम डिपेंडेंट कौन से होते हैं? जिनमें विस्कोसिटी डिपेंड करती है टाइम पर। टाइम पर कैसे डिपेंड करेगी? या तो टाइम के साथ बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। अगर घट रही है तो थिक्सोट्रोपिक, बढ़ रही है तो रियोपैक्टिक। इनमें एन और बी की बताओ। तो एन की वैल्यू तो लेस देन 1 रहेगी, बी की वैल्यू यहां पर 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है? इनकी इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, टो बराबर ए डी यू अपन डी वाई, यहां पर कुछ ना कुछ आएगा, एक पॉइंट कुछ आएगा, प्लस में यहां पर बी की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो ये अपना रहेगा कौन सा? ये अपना रहेगा थिक्सोट्रोपिक। अब मैं बात करता हूं आपसे कौन से वाले की? रियोपैक्टिक की। तो रियोपैक्टिक कौन से होते हैं? जिनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ बढ़ती है। मतलब डब्बे में मैंने उस फ्लूइड को रख दिया और टाइम के साथ साथ धीरे 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 क्या हो गई उनकी विस्को, वो गाढ़ा हो गया। आप देख सकते हो प्रिंटर्स इंक, प्रिंटर की जो इंक होती है, ठीक है, या फिर मार्कर की जो इंक डालते हैं ना, आप उसको रख देना। आप देखोगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो वो इंक जो है आपको पतली मिलेगी अपने आप ही। आपने कुछ नहीं किया, ना आपने पानी मिलाया ना कुछ किया, अपने आप उसकी इंक आपको पतली मिलेगी। तो कौन सी? वो प्रिंटर इंक इसका एग्जाम्पल है। इनेमल पेंट, इनेमल पेंट भी जो होते हैं हमारे, वो भी डिब्बा आप यूं कहीं रख दो, आप देखोगे पहले आप उसकी विस्कोसिटी चेक कर लेना, फिर बिल्कुल एयर टाइट करके आप उसको रख देना। रखने के बाद जब आप 5 साल बाद देखोगे या 2 साल बाद देखोगे, आपको बिल्कुल पतला मिलेगा वो। आप ऐसा नहीं कि ऊपर पानी आ गया नीचे गाढ़ापन, नहीं, पूरा ही पतला हो जाएगा रखा रखाई। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये कौन से? हमारे थिक्सोट्रोपिक। कईयों के माइंड में आ रहा होगा कि सर नहीं सर, हमने तो ऐसा देखा है कि हमने इस दिवाली पे जो हमारे घर में पेंट किया था खिड़की दरवाजों पे, और वो जो बच गया था हमने उसको बंद करके रख दिया, बंद करके रख दिया, और नेक्स्ट ईयर हमने देखा तो जमा मिला हमको। जमा मिले का मतलब क्या है? कि उसकी तो विस्कोसिटी सर बढ़ गई, हमको तो केरोसिन मिला करके उसको पतला करना पड़ा, जबकि आप तो कह रहे हो कि सर ये पतला हो जाएगा रखे रखे। भाई मैंने एक वर्ड बोला था, एयर टाइट कंडीशन। अपन क्या करते हैं, उस ढक्कन को खोला, खूब यूज कर लिया, एयर आराम से जा रही है, फिर आपने उसको बंद भी ऐसे कर दिया। तो एयर की प्रेजेंस में क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स धीरे 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 बॉन्ड बनाते हैं और क्या हो जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है। लेकिन मैंने बात करी कि आपने केवल डब्बा लिया, उसका सैंपल पहले से ले चुके हो आप, वो एज इट इज रखा हुआ है, तो उसकी विस्कोसिटी एयर टाइट कंडीशन में अपने आप चेंज हो जाएगी और वो पतला हो जाएगा। सॉस का भी यही सीन होता है। सॉस आप नई की नई बोतल खरीद के लेके आओ, कई बार ऐसा आपने पाउच में देखा होगा, तो आप पाउच ला करके आप इसको देख भी सकते हो, आप रख देना अलमीरा में, ठीक है। उस पाउच को खोलना मत, 1-2 रुपए के जो आते हैं खोलना मत, आप बस ऐसी पिचका के देख लेना। या फिर ऐसा कर लेना, 2 पाउच लेके आना, एक पाउच को आप खोल करके देख लेना वो कितना पतला है या कैसा है, ठीक है, और एक पाउच को रखे रहने दो सेम कंपनी के। आप उस पाउच को, दूसरे पाउच को 1 साल बाद या 1.5 साल बाद आप देखना, टाइम के साथ में उसकी जो विस्कोसिटी, पतलापन, गाढ़ापन चेंज हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा अपने आप, देख लेना एयर टाइट कंडीशन के अंदर। तो वो किसका एग्जाम्पल है? हमारा थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड का एग्जाम्पल है। इनमें n लेस देन 1 होता है। रियोपैक्टिक, विस्कोसिटी बढ़ती है, क्या करें? जिप्सम और वाटर को आप घोल करके रख दो, ठीक है, बस रख दिया आपने देखा थोड़े टाइम बाद, वो तो दिनों में फर्क आता था, 2 दिन बाद देखा, 3 दिन बाद देखा, गाढ़ा हो गया अपने आप, रखा रखाई। तो वो कौन सी कैटेगरी का है? रियोपैक्टिक का। या बेंटोनाइट सॉल्यूशन। बेंटोनाइट एक तरह की सॉइल होती है, जिसको मैं सॉइल मैकेनिक्स में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो ये भी हमारे मोंटमोरेलोनाइट की ही कंपोजिशन होती है। तो बेंटोनाइट सॉल्यूशन वो भी क्या है? इसका एग्जांपल है किसका? रियोपैक्टिक फ्लूइड का। इनके देखो मैं आप, अब एक बच गया ये वाला बीच वाला, तो ये वाला क्लियर है आपको? टाइम डिपेंडेंट ये होता है जो टाइम पर डिपेंड करती है विस्कोसिटी। ये स्ट्रेस डिपेंडेंट, ये मैंने क्रिएट किया है इसका जनरली, बस डायरेक्टली है बिंगम प्लास्टिक या आइडियल प्लास्टिक। तो देखो ये कौन से होते हैं हमारे? ये वो फ्लूइड होते हैं जो फ्लो तो करेंगे, लेकिन कुछ स्ट्रेस लगाने के बाद ऐसे फ्लो नहीं करेंगे। मतलब ना तो ये सॉलिड है, भाई सॉलिड तो क्या है मेरे पास, ये मार कर सॉलिड है, मैं इसको यूं फेंकूंगा, ये फ्लो थोड़ी कर रहा है, ये फ्लो थोड़ी कर रहा है, ये तो रन कर रहा है, तो भाग रहा है, तो मैंने फेंक दिया, मूव कर रहा है, ये फ्लो नहीं कर रहा। फ्लो का मतलब होता है बहना, पार्टिकल्स को लेकर के बहना, बिना किसी कांस्टेंट शेप के, वो होता है फ्लो करना। तो ये वो फ्लूइड होते हैं जिनको फ्लो करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस लगाना पड़े, धक्का देना पड़े, उसके बाद ही आगे चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। पानी है, इस बोतल में पानी भरा हुआ है, मान लो मैंने यूं किया, आपने धक्का दिएगा पानी को, यूं करने के बाद में फिर आप यूं धक्का दे रहे हो, फिर पानी आगे बढ़ रहा है, नहीं, बस यूं किया, पानी अपने आप चला गया। तेल भरा हुआ है, आपने डब्बा यूं नीचे गिराया, अपने आप चला गया तेल।
इसके अंदर केरोसिन भरा हुआ है, यूं करा अपने आप चला गया। तो ये सारे शहद आपने यूं किया, शहद अपने आप धीरे धीरे आगे चला गया। ये सारे सारे हैं हमारे फ्लूइड जो फ्लो कर रहे हैं अपने आप बिना कोई स्ट्रेस लगाए। आपने इनको भगाने के लिए, इनको फ्लो कराने के लिए स्ट्रेस लगाना नहीं पड़ रहा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको भगाने के लिए आपको स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। उनको क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलते हैं क्या? नहीं, सॉलिड नहीं है वो। सॉलिड क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी शेप चेंज हो रही है। तो वो कौन से किस कैटेगरी में आएंगे हमारे? वो फ्लूइड ही कहलाएंगे। लेकिन उनको कौन से फ्लूइड बोलते हैं? स्ट्रेस डिपेंडेंट फ्लूइड। मतलब फ्लूइड फ्लो करता है आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेस। कुछ स्ट्रेस लगाने के बाद ही वो फ्लो करेगा। तो इनमें है, इसका एग्जांपल है, ये कौन से होते हैं हमारे? ऐसे फ्लूइड को अपन बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक। ध्यान रखना, बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, मैं नोट में भी लिख पाऊंगा, क्वेश्चन में आता है, जिनको हम ऐसे फ्लूइड जो कुछ स्ट्रेस लगाने के बाद बहते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट होता है आइडियल फ्लूइड, ऑप्शन सेकंड होता है हमारा कौन सा? थिक्सोट्रोपिक, ऑप्शन थर्ड होता है हमारा रियोपैक्टिक, ऑप्शन फोर होता है आइडियल प्लास्टिक। तो ध्यान रहे, आइडियल फ्लूइड होता है क्या? नहीं, वो आइडियल नहीं, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड है। आइडियल प्लास्टिक है, आइडियल फ्लूइड नहीं है। तो इसको ध्यान रखना, ये आइडियल प्लास्टिक है, आइडियल फ्लूइड नहीं है, ठीक है ना। और अगर आइडियल फ्लूइड क्या होता है फिर वो मैं आपको नोट में लिखवाऊंगा क्या होता है। तो ये होते हैं बिंगम प्लास्टिक। और आप इसको कैसे याद रखोगे? आइडियल प्लास्टिक का दूसरा नाम क्या है? बिंगम। अरे भाई, सिंघम जो होता है हमारा वो अपने आप आगे मूव कर जाता है क्या? सिंघम को मूव कराने के लिए थोड़ा तो आगे फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना हिल जाएगा सिंघम। तो सिंघम बिंगम कौन सा है हमारा? आइडियल प्लास्टिक। तो बिंगम प्लास्टिक या आइडियल प्लास्टिक, इसमें एन की वैल्यू 1 होती है, बी इज नॉट इक्वल टू 0 रहता है। एग्जाम्पल देखो, टूथपेस्ट, समझ में आया? आपने टूथपेस्ट का ढक्कन खोला और यूं रख दिया नीचे, ठीक है, क्या बाहर अपने आप निकल गया? नहीं। क्या इसमें सॉलिड भरा हुआ है? नहीं। आप क्या करोगे? निकालने के लिए दबाते हो उसको, थोड़ा स्ट्रेस लगाते हो, तब वो आगे फ्लो करता है। फिर आप उसको ब्रश पे ले लेते हो, ठीक है। जेल हुआ, जो आप बालों में लगाते हो जेल, क्या करते हो? वो भी लिक्विड ही है एक तरह से, लिक्विड फ्लूइड, मतलब उसी कैटेगरी का, सॉलिड तो नहीं है। तो आप उसको लेना होता तो आप ऐसे लेते हो। क्रीम हुई कोई सी भी, उसको भी ऐसे दबा के बाहर निकालते हो। जो भी कॉस्मेटिक आइटम है, सारे के सारे आइटम, क्रीम हुई, ठीक है, जेल हुआ, और ये सारी की सारी चीज़ें, और कोई ट्यूब हुई, वो सारी की सारी चीज़ें किस कैटेगरी के एग्जांपल हमारे? बिंगम प्लास्टिक या आइडियल प्लास्टिक के। टूथपेस्ट हुआ, जेल हुआ, कॉस्मेटिक, क्रीम, जैम, जेली, सारी चीज़ किसके एग्जांपल है? हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड जितने भी फ्लूइड हैं लगभग, वो सारे किस कैटेगरी के? हमारे बिंगम प्लास्टिक या फिर आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो इन सबको आपको याद रखना है, 5 तरह के हो गए लगभग। अब देखो, अब मैं आपको ये बताता हूँ इनमें से कौन सी चीज़ याद रखने की है, कौन सी चीज़ याद रखने की नहीं है। देखो, पहली चीज़, फ्लो डिपेंडेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्यूडोप्लास्टिक और दूसरा होता है हमारा डायलेटेंट। ये ध्यान रखना है। स्यूडोप्लास्टिक को दूसरा नाम क्या है? शियर थिनिंग या शियर थिकनिंग? शियर थिनिंग, और इसका शियर थिकनिंग। विस्कोसिटी डिक्रीज विद फ्लो, विस्कोसिटी इंक्रीज विद फ्लो। आपको ये चीज़ याद नहीं रखनी कि एन की वैल्यूज़ किस में क्या रहती है, ये ध्यान नहीं रखना। बाकी आपको कैटेगरी ध्यान रखनी है कि इन निम्न में से कौन सा टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है, ऐसे आ गया। और ऑप्शन में क्या होंगे? स्यूडोप्लास्टिक, डायलेटेंट, बिंगम प्लास्टिक, थिक्सोट्रोपिक। इन चारों में टाइम डिपेंडेंट कौन सा है? थिक्सोट्रोपिक। या फिर आपको रियोपैक्टिक दे दिया। आपसे पूछ रहे फ्लो डिपेंडेंट कौन सा है, ऑप्शन कौन से होंगे? 1, 2, 3 और चौथा ये। तो ये वाला क्या है? फ्लो डिपेंडेंट। पूछ लिया स्ट्रेस डिपेंडेंट कौन सा है? 1, 2, 3 चौथा ये। तो ये होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे? टूथपेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टूथपेस्ट किसका एग्जाम्पल है? तो आएगा उसमें आइडियल प्लास्टिक, थिक्सोट्रोपिक, रियोपैक्टिक या ये। तो किसका एग्जाम्पल है? आइडियल प्लास्टिक का। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके, बात क्लियर है। और एग्जाम्पल से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एग्जाम्पल से और एक विस्कोसिटी से, दो चीज़ों से, कि टाइम के साथ विस्कोसिटी बढ़ रही है तो कहलाएगा हमारा रियोपैक्टिक, टाइम के साथ विस्कोसिटी घट रही है तो ये, फ्लो के साथ विस्कोसिटी घट रही है तो क्या कहलाएगा हमारा? कौन सा कहलाएगा? स्यूडोप्लास्टिक या शियर थिनिंग। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बताया था इससे जस्ट पहले, न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर उनका जो ग्राफ है वो कैसा बनता है? न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ ऐसा बनता है साहब, ऐसा बनता है बिल्कुल स्ट्रेट। तो du/dy और टो के बीच में ऐसा ग्राफ बनता है। इसकी स्लोप हमारी म्यू के बराबर होती है। यही तो होता था। इन सब के ग्राफ अगर बनाए टो और du/dy के बीच में, तो सबके अलग अलग ग्राफ बनते हैं, सभी के अलग अलग ग्राफ बनते हैं। अगर मैं स्यूडोप्लास्टिक के लिए बनाता हूँ तो स्यूडोप्लास्टिक के लिए कैसा बनेगा हमारा? वो बनेगा ऐसा। और अगर मैं डायलेटेंट के लिए बनाता हूँ तो बनेगा ऐसी कर्व बनेगी। किसके बीच में? टो और du/dy के बीच में। अगर मैं इसके लिए बनाता हूँ तो एक कर्व ऐसी बनेगी। अगर मैं टाइम डिपेंडेंट में थिक्सोट्रोपिक के लिए बनाता हूँ तो कर्व ऐसी बनेगी, और रियोपैक्टिक के लिए कर्व ऐसी बनेगी।
तो ये इसकी अलग अलग कर्व बनती हैं सबकी। तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं इन सभी को केवल एक के अंदर एक ही कर्व में बना दूंगा, आपको यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, बनाना चाहो तो बना भी लो। देखो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और कैसा है, इस तरह से, मतलब कॉन्वेक्स देखा जाए तो ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स अपवर्ड डायरेक्शन में, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल है। देखो ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है उत्तल, ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है लेकिन अवतल है। ये यहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा, कुछ दूरी से स्टार्ट हो रहा है। क्यों, इस वाले में देखो b क्या है, b की वैल्यू 0 है, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा। इसमें b की वैल्यू 0 नहीं है, थोड़ी सी ऊंचाई से स्टार्ट होगा, मतलब ये जो है ना, ये वाली वैल्यू, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये b के बराबर होती है। b 0 तो है नहीं, 0 नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 0.1, 0.2, 1, 2, 3, जो भी वैल्यू वो b है, वहां से स्टार्ट होकर के ये स्ट्रेट है। बात क्लियर है, यहीं से स्ट्रेट नहीं है, ये यहीं से स्ट्रेट अगर होता, अगर ये यहीं से स्ट्रेट होता तो कौन सा कहलाता हमारा, ये न्यूटोनियन फ्लूइड। लेकिन ये कुछ दूरी से स्ट्रेट है, तो ये कौन सा, न्यूटोनियन नहीं है, ये है हमारा बिंगम प्लास्टिक या आइडल प्लास्टिक। देखो ये वाला जो है, इसमें भी 0 नहीं है, इसलिए कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो ये कुछ डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहे हैं, दूसरी बात स्ट्रेट नहीं, कैसे हैं, कॉन्वेक्स अपवर्ड, इसकी तरह। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर है b का, इसमें b 0 है, इसमें b 0 नहीं है, देख लो आप। इसलिए कुछ ऊंचाई से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये क्या है, ऊंचाई से स्टार्ट होगा, लेकिन ये कैसा है, तो ये देखो सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, बस अंतर क्या है, b का। तो b 0 नहीं है, इसलिए थोड़ी ऊंचाई से स्टार्ट होंगे। तो इन पांचों को मैं एक ही ग्राफ में बना दूंगा, न्यूटन को भी एक ग्राफ बना दूंगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ अब, और उस एक सिंगल कर्व को बना देता हूँ, जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। मैं इसे मिटाता हूँ भाई। अब देखो मैं इनका कर्व बनाता हूँ सभी की, सिंगल कर्व, किस किस के बीच में, du/dy, और ये है हमारा टो, और ये है हमारा du/dy। तो भैया ये कर्व स्ट्रेट होती है, किसके लिए होती है स्ट्रेट, ये कर्व स्ट्रेट होती है हमारे किसके लिए, यहीं लिख देता हूँ, इन कर्व के ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा जिससे सबके नाम आ जाएं। भाई स्ट्रेट किसके लिए होती है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करता हूं इसके कौन से वाले की, यहां से ऐसी किसकी उठती है, ये होती है हमारे कौन से वाले की, एक तो रहती है ये कर्व, ये कर्व किसके लिए होती है भाई, ये होती है हमारे, इस कर्व को थोड़ा, भाई देखो ये है ना, ये ऐसे कर्व है और ये वाली ऐसे, अपनी कॉपी में सही से बनाना, कभी आप ये भी स्ट्रेट समझो। ये हमारी किसकी, स्यूडो प्लास्टिक या shear थिनिंग, और ये किसकी है, डायलेटेंट या
shear थिकनिंग। अब ये तो इनमें बी तो जीरो था, अगर ये कुछ डिस्टेंस से स्टार्ट होती है तो ये डिस्टेंस क्या है हमारी, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम बी। यहाँ से स्टार्ट होकर के ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो ये कहलाएगा हमारा आइडियल या आइडियल प्लास्टिक। आइडियल प्लास्टिक या बिंघम प्लास्टिक। अगर ये अपवर्ड है तो कहलाएगा थिक्सोट्रॉपिक, डाउनवर्ड ऐसे है तो रियोपैक्टिक। ठीक है भाई, तो 6 के 6 आ गए न्यूटोनियन, बाकी सारे नॉन न्यूटोनियन। तो ये हमारे किसके बीच में ग्राफ है, टो और डी यू अपॉन डी वाई के बीच में ग्राफ है। टो और डी यू अपॉन डी वाई के बीच में ग्राफ है अपना। अब इसके अंदर मैं आपको एक और ग्राफ दिखाता हूं। देखो ये जो नीचे दिख रही नीचे की लाइन, मतलब डी यू अपॉन डी वाई ये है, और टो की वैल्यू शियर स्ट्रेस क्या है, जीरो। जीरो कहां पर होगा, यहां पर होगा जीरो। यहां जीरो होगा तो इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा ग्राफ। तो अगर मैं ये दिखाऊं ना, ये वाली लाइन देखो, ये ग्रीन लाइन हॉरिजॉन्टल, इस लाइन के ऊपर यही है, तो इसके अंदर क्या है हमारा, टो बराबर जीरो है। टो बराबर जीरो है तो ये क्या, ये कौन सा होगा हमारा, इसमें शियर स्ट्रेस नहीं होता, वो होता है हमारा आइडियल। ये इसको आइडियल फ्लूइड लिख देना, ये आइडियल फ्लूइड है, ये आइडियल प्लास्टिक है। तो आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है, जिसमें शियर स्ट्रेस जीरो होता है। शियर स्ट्रेस जीरो होगा तो उसमें विस्कोसिटी भी टो बराबर म्यू डी ओपन डिवाइड, टो नहीं है तो म्यू भी नहीं है, म्यू नहीं है टो नहीं है। तो आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो नॉन विस्कस और इनकॉम्प्रेसिबल, जिनमें विस्कोसिटी तो होती ही नहीं है और कंप्रेस भी नहीं होते, उनको बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक। ऐसा कोई फ्लूइड हमारे प्रैक्टिकली प्रेजेंट नहीं होता, आइडियल चीज होती ही नहीं है। तो नॉन विस्कस इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड कहा जाता है। नॉन विस्कस को बोलते हैं इनविसिड। इनविसिड का मतलब क्या है, नॉन विस्कस। तो नॉन विस्कस है, इसका मतलब उसमें शियर स्ट्रेसेस नहीं होते, विस्कोसिटी नहीं होती, फ्रिक्शनलेस होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो ये वाली जो कर्व है हमारी, ये किसकी होगी, आइडियल फ्लूइड की। तो देखो 7 हो गए, थिक्सोट्रॉपिक, आइडियल प्लास्टिक, रियोपैक्टिक, स्यूडोप्लास्टिक, न्यूटोनियन फ्लूइड, डायलेटेंट और आइडियल फ्लूइड। अब मैं इनकी एन की वैल्यूज यहां लिख देता हूं। ये देखो n इज लेस देन 1 और b इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी n इज ग्रेटर देन 1, b इज नॉट इक्वल टू 0। इसके लिए n इज इक्वल टू 1 और b इज नॉट इक्वल टू 0। और इनके लिए क्या होगी, n इज लेस देन 1, b इज इक्वल टू 0, और इसके लिए n इज ग्रेटर देन 1, b इज इक्वल टू 0। इसमें तो n और b और ये होता ही नहीं है, n भी 0, n की वैल्यू क्या होती है 1, म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है ना। a की वैल्यू तो म्यू के बराबर होगी, b की वैल्यू 0 हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई। तो ये सारे होते हैं हमारे क्या, पूरा कंप्लीट ग्राफ है। आप इसको उतार लो जिससे आपको याद रखने में सुविधा हो। अब मैं नोट लिखवाता हूँ आपको, 3-4 नोट। एक तो कौन सा कि आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है, ठीक है, रियल फ्लूइड कौन सा होता है, विस्कोप्लास्टिक फ्लूइड कौन सा होता है, और रियोलॉजी क्या होता है, वो मैं आपको नोट में लिखवाता हूँ। वैसे मिटा रहा हूँ। नोट नंबर 1, आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है भाई, नॉन विस्कस, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इन विसिड व इन कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है भाई, तो आइडियल फ्लूइड कौन से होते हैं, नॉन विस्कस मतलब इनविसिड,
वह इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड कहा जाता है। मतलब नॉन विस्कस, उसमें विस्कोसिटी होती नहीं है, फ्रिक्शन होता ही नहीं है, शियर स्ट्रेसेस होते नहीं। मैं लिख देता हूं, इन फ्लूइड में विस्कोसिटी व शियर स्ट्रेसेस नहीं होते, अर्थात ये फ्लूइड फ्रिक्शनलेस होते हैं। कैसे होते हैं? फ्रिक्शनलेस होते हैं। प्रैक्टिकली होते हैं क्या? प्रैक्टिकली ये फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होते हैं। दूसरा हम देखते हैं रियल फ्लूइड कौन से होते हैं। तो भाई जो हमारे प्रैक्टिकल फ्लूइड है सारे रियल फ्लूइड है, मतलब उनमें विस्कोसिटी भी होती है और कॉम्प्रेसिबल भी होते हैं। विस्कस व कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड को रियल फ्लूइड कहा जाता है। प्रैक्टिकली सभी फ्लूइड रियल फ्लूइड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑयल, गैस एक्सेट्रा। थर्ड है हमारा विस्को प्लास्टिक फ्लूइड। ये क्या होता है इसको बता देता हूं पहले। भाई ये वो फ्लूइड होते हैं हमारे जिनमें थोड़ी बहुत सॉलिड की प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे मॉल्टन रबर, पिघली हुई रबर। पिघली हुई रबर, रबर का टायर होता है, आप उसको जला दो, जल रहा है तो देखो पिघल रहा है वो, तो आपको फ्लूइड लगेगा। कौन सा वाला? बिंघम प्लास्टिक। इसको फोर्स देने पर बहने लग जाएगा, टूथपेस्ट की तरह हो जाता है वो। जब वो सूख जाएगा तो आप उसके ऊपर कूद भी सकते हो, चढ़ भी सकते हो, आप उसको बिल्कुल गोला बना करके फेंक भी सकते हो, सॉलिड की तरह काम करेगा। है तो फ्लूइड लेकिन सॉलिड की तरह काम कर रहा है, थोड़ी बहुत सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे फ्लूइड को बोलते हैं विस्को प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है ना। ये वो फ्लूइड होते हैं जिनमें सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल मॉल्टन रबर, पिघली हुई रबर। लास्ट जो नोट है हमारा वो है रियोलॉजी। पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, इसलिए मैंने इन सबको नोट में लिखवा दी। रियोलॉजी ये क्या है? लॉजी का मतलब होता है लॉजिक, मतलब ये अपना ग्रीक का वर्ड होता है, इसका मतलब है स्टडी। तो ये शाखा, ये साइंस की या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिस ब्रांच के तहत अपन क्या करते हैं? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी करते हैं। मतलब रियोलॉजी वो ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स की जिसमें हम केवल और केवल नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं अपन रियोलॉजी। तो रियोलॉजी क्या है? ये फ्लूइड मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो ये हमारी होती है रियोलॉजी। तो इस तरह से अपनी ये जो प्रॉपर्टी थी विस्कोसिटी वो कंप्लीट हो चुकी है। उससे रिलेटेड एक टॉपिक था हमारा न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, वो भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अब अपनी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो होगी सरफेस टेंशन, और उससे नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी कैपिलरिटी।
उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को एज वेल एज उनके इफेक्ट को, उनसे क्या डेरिवेशंस निकलते हैं, उन सबको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।